हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 3 से शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ से शुरू करेंगे। इसके पहले का मैंने आपका सारा कंप्लीट करवा दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सारे वीडियोस की, अगर आपने नहीं कंप्लीट किए हैं तो। ठीक है, तो इसके पहले हमने एक्टिविटी 4.5 करी थी, जिसमें हमने सोडियम को बर्न करवाया था वाटर के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा विगरसली और वायलेंटली रिएक्ट करती है वाटर के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करती है और मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट करती है। लेकिन जब हम उसे वाटर में डाल देते हैं तो और भी ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाती है। ओके, सो यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। वाटर के साथ ये विगरसली रिएक्ट करती है, क्या? सोडियम यानी Na। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। कुछ मेटल्स होते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली। आयरन भी एक मेटल है, सोडियम भी एक मेटल है, लेकिन आयरन वाटर के साथ स्लोली स्लोली रिएक्ट करता है। ठीक है, लेकिन सोडियम बहुत ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करता है। तो सारे मेटल्स अलग अलग होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन वो मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब आ जाती है आपकी एक्टिविटी 4.6। इस एक्टिविटी में आपको 6 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है और उनको लेबल करना है ABCDEF। ठीक है, और टेबल 4.5 में कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स दिए गए हैं। इन मेटल्स और नॉन मेटल्स का हम रिएक्शन करवाएंगे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ पहले करवाएंगे, फिर उसके बाद H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे। एक्टिविटी 4.6 में हमने टेस्ट ट्यूब्स लेनी है 6। ठीक है, और टेबल 4.5 में कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स दिए गए हैं, इसका रिएक्शन कराना है HCl के साथ, फिर कराना है H2SO4 के साथ। लेकिन हमें यहाँ पे HCl और H2SO4 डाइल्यूट यूज़ करने हैं, कॉन्सनट्रेटेड यूज़ नहीं करने हैं। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या डिफरेंस है। देखिए, डाइल्यूट यानी ये प्योर HCl या फिर प्योर H2SO4 नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड में प्योर होता है। डाइल्यूट में सॉल्यूट की जो मात्रा होती है, सॉल्यूट का अमाउंट जो होता है वो कम होता है सॉल्वेंट से। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। लेट मी टेल यू, शुगर सिरप, आपने शुगर सिरप देखा होगा, जब हम उसे प्रिपेयर करते हैं तो हम उसमें क्या लेते हैं? शुगर लेते हैं और वाटर लेते हैं। ठीक है, शुगर कम अमाउंट में लेते हैं, थोड़ी सी लेते हैं, और वाटर हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। तो जो हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं वो होता है हमारा सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में लेते हैं वो होता है हमारा सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट हम हमेशा कम अमाउंट में यूज़ करते हैं और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम डाइल्यूट HCl यूज़ करेंगे तो ये सॉल्यूशन होगा वाटर का और HCl का, जिसमें HCl कम होगा और वाटर ज़्यादा होगा। 10:1 के रेशियो में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर डाइल्यूट HCl यूज़ करेंगे, वो प्योर HCl नहीं होगा, उसमें वाटर मिक्स होगा। ठीक है, और डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करेंगे, ये प्योर नहीं होगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हमने टेस्ट ट्यूब्स लेनी है और इनका रिएक्शन करवाना है HCl के साथ और H2SO4 के साथ। सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी आपको क्लियर हो गया, जो हम कम अमाउंट में यूज़ करते हैं सॉल्यूट, ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं सॉल्वेंट। एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस जो प्योर होता है वो ज़्यादा खट्टा होगा, ज़्यादा मीठा होगा, है ना। तो उसके खट्टेपन और मीठेपन को कम करने के लिए हम उसमें वाटर को ऐड करते हैं। तो पहले हमारा ऑरेंज जूस कैसा था? कंसंट्रेटेड था, प्योर था। अब हमने उसमें वाटर ऐड कर दिया, अब वो कैसा हो गया? डाइल्यूट हो गया, उसका खट्टापन और मीठापन कम हो गया। आई बात समझ? ओके,
टेबल 4.5 में आपके कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स दिए गए हैं। मैग्नीशियम रिबन जिसका सिंबल होता है Mg, ये एक मेटल है। एल्यूमिनियम सिंबल Al, ये एक मेटल है। आयरन Fe, इसका सिंबल होता है Fe, ये एक मेटल है। कॉपर Cu, ये एक मेटल है। चारकोल, ये एक कार्बन की फॉर्म होती है और ये एक नॉन मेटल है। सल्फर S, ये आपका एक मेटल है। सबसे पहले हमने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवानी है टेस्ट ट्यूब्स में, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर। फिर उसके बाद हमने इसे वार्म करना है, ठीक है। जब हम मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ तो हमारे पास आएगा MgCl2 प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई और हमारी रिएक्शन हो गई। हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है या नहीं, जब आप मैग्नीशियम और HCl का रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन के बाद आपने क्या करना है, बर्निंग मैचस्टिक को टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेकर आना है, तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी और वो जो पॉप साउंड है वो इंडिकेट करती है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और हमारी रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन जब आप इसे थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये रिएक्शन जल्दी होगी, यानी रैपिडली होगी और रिएक्शन फिर भी हो जाएगी, है ना। जब आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ तो प्रोड्यूस होगा AlCl3 प्लस H2 तो रिएक्शन हमारी हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और हीट करने पर रिएक्शन रैपिडली होगी। जब हम Fe का रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ तो हमारे पास आएगा FeCl2 प्लस H2, तो रिएक्शन हमारी हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जब हम इसे हीट करेंगे तो रिएक्शन रैपिडली हो जाएगी। जब हम कॉपर का रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन जब हम कॉपर का रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ तो रिएक्शन हमारी नहीं होगी। चारकोल के साथ कराएंगे तो भी रिएक्शन नहीं होगी। सल्फर का करवाएंगे HCl के साथ तो भी रिएक्शन नहीं होगी। अगर हम इसे हीट प्रोवाइड कर देंगे तो भी रिएक्शन हमारी नहीं होगी, ठीक है। कॉपर के साथ, सल्फर के साथ और चारकोल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब हम देखेंगे कि हमारे सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स H2SO4 के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर और हीट प्रोवाइड करने पर, ठीक है। जब हम मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ तो क्या होगा, MgSO4 प्रोड्यूस होगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम बर्निंग मैचस्टिक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन हमारी हो रही है, लेकिन वार्म करने पर रिएक्शन रैपिडली हो रही है। आई बात समझ। जब हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ तो प्रोड्यूस होगा Al2SO43 प्लस H2, ठीक है। तो रिएक्शन हो रही है और हीट करने पर रिएक्शन रैपिडली होगी। जब आयरन का करवाएंगे H2SO4 के साथ तो प्रोड्यूस होगी FeSO4 प्लस H2, यानी रिएक्शन हो रही है। जब हम कॉपर का करवाएंगे H2SO4 के साथ तो CuSO4 प्लस H2, यानी कॉपर के साथ भी रिएक्शन हो रही है, हीट करने पर रैपिडली होगी। लेकिन जब हम चारकोल का रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, हीट करने पर भी नहीं होगी। सल्फर के साथ भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। यानी जब हम मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ तो MgSO4 और H2 प्रोड्यूस होती है। एल्यूमिनियम का कराते हैं H2SO4 के साथ तो Al2SO43 प्लस H2 प्रोड्यूस होती है। आयरन का कराते हैं H2SO4 के साथ तो FeSO4 प्लस H2 प्रोड्यूस होती है। कॉपर का कराते हैं तो CuSO4 प्लस H2। लेकिन चारकोल और सल्फर के साथ रिएक्शन नहीं होगी। आई बात समझ। सारी रिएक्शंस आपकी हो गई। अब यहाँ पर पैराग्राफ आ जाता है, इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या इसमें कोई डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल डिफरेंस है इसमें। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यानी टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास जब हम जलती हुई माचिस की तीली लेकर आते हैं तो पॉप साउंड क्या इंडिकेट करती है, पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को इंडिकेट करती है, ठीक है।
You must have found that non-metals generally do not react with acids, but metals react with acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. ठीक है, तो इसका आंसर यहीं पर है, ये आपका क्वेश्चन है और ये आंसर इसका दिया गया है। नॉन मेटल्स ज़्यादातर एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि पॉप साउंड से जलती है। जब भी हमारे मेटल्स एसिड्स के साथ या फिर बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारा मेटल है, जब ये रिएक्ट करता है एसिड यानी HCl के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो MgCl2 हमारा सॉल्ट हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और HCl हमारा एसिड है। ठीक है, बात समझ आ गई। बेस का एग्जाम्पल मैं आपको तब दूंगी जब हम रिएक्शन विद बेसिस देखेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करती है, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉपर का डाइल्यूट HCl के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ था, लेकिन H2SO4 के साथ हुआ था। आई बात समझ? ओके, अब हम रिएक्शन विद बेसिस देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स बेसिस के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ये रही आपकी रिएक्शन विद बेसिस। एक्टिविटी 4.7 को परफॉर्म करेंगे कि इसमें क्या होता है? टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, केयर शुड बी टेकन दैट पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल्ड विद अ प्लास्टिक स्पैचुला। ठीक है, प्लास्टिक स्पैचुला का यूज़ करना है और ये जो एक्सपेरिमेंट है आपका ये टीचर ही करेंगे क्योंकि इसमें स्पेशल केयर की ज़रूरत है। प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखिए, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस होता है मेटल ऑक्साइड, और जब हम मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो प्रोड्यूस होता है मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना। मेटल का जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोड्यूस होगा मेटल ऑक्साइड, और जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना। जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इस रिएक्शन में आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब में आपको चाहिए NaOH का सॉल्यूशन, प्लस जब आप उसमें एल्यूमिनियम फॉइल के पीसेस डालेंगे तो जब NaOH एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा AlOH का होल 3, तो ये प्रोड्यूस करेगा AlOH3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को चेक करने के लिए आप बर्निंग मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या आता है? मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम एक मेटल है, मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक डाइल्यूट बेस है। NaOH का क्या है? ये डाइल्यूट बेस है। NaOH एक बेस होता है और हमने डाइल्यूट NaOH को यूज़ किया है। तो मेटल जब डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। अब जो रिएक्शन होती है नॉन मेटल की बेसिस के साथ, मेटल की रिएक्शन हमने करा ली, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी बेसिस के साथ जो रिएक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। आई बात समझ? ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट्स। Pop sound indicates the presence of hydrogen gas. As before, the pop sound indicates the presence of hydrogen gas. ठीक है, metals react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas.
मेटल्स जो हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक डाइल्यूट बेस है इसके साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होना चाहिए, कोई भी बेस का हम यूज़ कर सकते हैं। जब मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं प्लस सॉल्ट्स। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। जो रिएक्शन अब नॉन मेटल्स का जो रिएक्शन होता है बेसिस के साथ, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से सुनिएगा। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th। क्लास 7th में आपने कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में रिएक्शन पढ़ी होगी, उसे याद करिए। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 जब ये आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, देखिए आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये हमें कैसे पता चला, ये रिएक्टिविटी सीरीज से पता लगता है जो कि क्लास 10th की NCERT बुक में दी गई है। लेकिन मैं अभी आपको ये बताऊंगी रिएक्टिविटी सीरीज, जब कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर बेचारा अकेला रह जाता है। इस रिएक्शन में आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और कॉपर बेचारा है, मासूम है, ये वीक है। तो जब आयरन कॉपर सल्फेट के पास आएगा कि आप मुझे अपना सल्फेट दे दीजिए, तो सल्फेट मना नहीं कर पाएगा, कॉपर सल्फेट मना नहीं कर सकता क्योंकि वो वीक है, वो बेचारा है। तो ये अपना सल्फेट इसको दे देगा, ये बना लेगा फेरस सल्फेट और यहाँ रह जाएगा कॉपर अकेला। यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल रिप्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव मेटल को, लेकिन एक लेस रिएक्टिव मेटल रिप्लेस नहीं कर सकता मोर रिएक्टिव मेटल को। अगर ये रिएक्शन उल्टा होता, अगर हम फेरस सल्फेट का रिएक्शन करवाते कॉपर के साथ, ठीक है अगर हम फेरस सल्फेट का रिएक्शन करवाते कॉपर के साथ तो कॉपर यहाँ पे लेस रिएक्टिव है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो कॉपर सल्फेट यहाँ पर नहीं बन पाता क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। जब कॉपर इसके पास आता कि आप मुझे अपना सल्फेट दे दो, तो आयरन अपना सल्फेट इसको नहीं देता, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं होती। क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, वो अपना सल्फेट कॉपर को नहीं दे सकता। आई बात समझ, यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि एक मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव मेटल को, लेकिन एक लेस रिएक्टिव मेटल रिप्लेस नहीं कर सकता मोर रिएक्टिव मेटल को। आई बात समझ, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब आपको एक्टिविटी 4.8 करनी है, उससे पहले मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगी। अब यह जाती है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, नंबर 1 है पोटेशियम जिसका सिंबल होता है K, सोडियम होता है Na, देन कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक है आपका Zn, आयरन आपका है Fe, हाइड्रोजन है आपका H, कॉपर है आपका Cu, मरकरी है Hg, सिल्वर है आपका Ag, गोल्ड Au एंड प्लेटिनम Pt। ठीक है, ये आपके सारे मेटल्स हैं। अब रिएक्टिविटी जो है ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है, ये मोर रिएक्टिव हैं आपके, और नीचे वाले हैं आपके लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे कम हो रही है, तो यहाँ पे आपका ऊपर आ जाता है सोडियम। सोडियम Na इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम Mg। ठीक है, आपका सोडियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। अभी हमने कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवाई थी आयरन के साथ। ठीक है, ये रहा आपका आयरन और यहाँ रहा आपका कॉपर। ठीक है, सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आई बात समझ, आयरन आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये आपकी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो कि क्लास 10th के NCERT बुक में भी दी गई है। इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर से ले लेना, जो कि आपके आगे भी काम आएगी जब आप एक्टिविटी 4.8 को परफॉर्म करेंगे। ठीक है,
एक्टिविटी 4.8, इसमें आपने क्या करना है, 5 बीकर्स लेने हैं 100 ml के, और इन 5 बीकर्स में आपने 5 रिएक्शंस करवानी है जो हम अभी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो बीकर ए लेना है आपको, बी लेना है, सी है आपका बीकर, डी है आपका बीकर, ई है। तो ये रहे आपके बीकर्स। ठीक है, फर्स्ट वाले बीकर में आपने CuSO4 लेना है जो कि ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन होता है। सेकंड बीकर में भी आपने CuSO4 लेना है। सी बीकर में आपने ZnSO4 लेना है। डी बीकर में आपने FeSO4 लेना है, आयरन सल्फेट। ठीक है, बीकर ई में आपने जिंक सल्फेट लेना है, ZnSO4। ठीक है, अब आपको इसमें रिएक्शन करवानी है। बीकर ए में आपने रिएक्शन कराना है कॉपर सल्फेट का जिंक ग्रेन्यूल के साथ। बीकर बी में आपको रिएक्शन कराना है कॉपर सल्फेट का आयरन नेल के साथ, यानी आप इसमें लोहे की कील डाल दें। बीकर सी में रिएक्शन होगा जिंक सल्फेट का कॉपर वायर के साथ, कॉपर का छोटा सा वायर डाल दें। बीकर डी में आयरन सल्फेट का रिएक्शन कराना है कॉपर के साथ, और फिर जिंक सल्फेट का रिएक्शन कराना है आयरन नेल के साथ, लोहे की कील के साथ। तो इन 5 रिएक्शंस को हमने परफॉर्म करना है और देखना है कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है तो क्यों हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, जब आप बीकर ए में रिएक्शन कराएंगे कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन का जिंक के साथ तो क्या बनेगा। देखिए, इस केस में कॉपर जो है हमारा वो लेस रिएक्टिव है जिंक से, यानी जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब जिंक कॉपर सल्फेट के पास जाएगा और उससे कहेगा कि आप मुझे अपना सल्फेट दे दीजिए, तो दे देगा वो। क्यों? क्योंकि कॉपर बेचारा है, वो वीक है। ठीक है, तो इस केस में रिएक्शन हो जाएगी और बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, कॉपर कुछ नहीं कर सकता, डिफेंस नहीं कर सकता क्योंकि वो वीक है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, जब आयरन कॉपर सल्फेट से कहेगी कि आप मुझे अपना सल्फेट दे दो, तो बिल्कुल रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि कॉपर अभी भी वीक है आयरन से। ये आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखिएगा, तो यहाँ पे बनेगा आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर अकेला रह जाएगा। बीकर सी में क्या होगा, जब जिंक सल्फेट कॉपर के साथ रिएक्शन कराएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर जो है वो वीक है जिंक से। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इस केस में क्या होगा, जब कॉपर जिंक सल्फेट से कहेगा कि आप मुझे अपना सल्फेट दे दो, तो जिंक नहीं देगा। क्यों? तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, कॉपर को सल्फेट नहीं मिलेगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, जब आयरन कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि आयरन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर से। तो इस केस में भी रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज आयरन Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu कॉपर। बीकर ई में क्या होगा, जब जिंक आयरन के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो इस केस में भी रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। इस केस में आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और इस केस में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। दैट मीन्स a more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive metal cannot replace a more reactive metal. यही होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई बात समझ? ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपकी रिएक्शन होती कैसे है, जब AB यानी कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराते हैं आप जिंक के साथ यानी C। ठीक है, जब आप AB यानी कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराते हैं C यानी जिंक के साथ, तो आपका क्या बनता है, BC बनता है, यानी जिंक सल्फेट बन जाता है आपका, और कॉपर बेचारा अकेला रह जाता है। ठीक है, कॉपर बेचारा अकेला रह जाता है। नाउ आपका ये पैराग्राफ है, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन वेरियस बीकर्स, यानी अलग अलग बीकर्स में आपने क्या क्या चेंजेस देखे, बहुत सारे चेंजेस देखे। यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटरी सॉल्यूशन।
ठीक है। वाटरी सॉल्यूशन, यानी वाटरी सॉल्यूशन में एक मेटल डिस्प्लेस करता है दूसरे मेटल को, अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो, ठीक है। कंडीशन है ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वो डिस्प्लेस करता है दूसरे मेटल को, यानी उसे अपनी जगह से हटा देता है, रिप्लेस कर देता है। आई बात समझ, यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कंपाउंड को करता है। कंपाउंड क्या होते हैं आपको पता है? एटम्स, एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है। ये तीनों चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एलिमेंट का जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और जो एलिमेंट है वो क्या होता है? एक जैसे एटम का बना होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, फॉस्फरस एलिमेंट, सल्फर हो गया आपका, गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया आपका, ठीक है। ये क्या है? एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स एक जैसे एटम के बने होते हैं, ठीक है। कंपाउंड, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो बनता है H2O, यानी वाटर। तो वाटर में आपके दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, वन ऑक्सीजन का एटम होता है, बन जाता है वाटर। ये है एक कंपाउंड। क्या है? कंपाउंड है। एटम बात समझ आई? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एलिमेंट एक जैसे एटम के बने होते हैं, हाइड्रोजन में बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, बन जाएगा हाइड्रोजन एलिमेंट। और दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल जाते हैं तो बनता है आपका कंपाउंड। बच्चा लोग बात समझ में आ गई? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन बीकर ए जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बीकर ए में क्या हुआ था? जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया था। क्यों? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया था कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो क्या हुआ था? आपका जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन होता है। जब हमने उसमें जिंक डाली तो रिएक्शन कंटिन्यू हुई। उसे और ज़्यादा तेज़ करने के लिए हम उसे हीट भी कर सकते हैं, ठीक है। जब कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में हमने जिंक को ऐड किया तो रिएक्शन कंटिन्यू हुई, बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये कॉपर से उसका सल्फेट ले लेगा और बनाएगा जिंक सल्फेट, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट से बन गया जिंक सल्फेट, ठीक है, जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर चला जाएगा और जिंक सल्फेट का कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आपका जो कॉपर है वो बीकर के बॉटम में एक रेड पाउडरी मास जैसा डिपॉजिट हो जाएगा। जब कॉपर सल्फेट ने रिएक्शन किया जिंक के साथ, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, रिएक्शन कंटिन्यू होगी, आपका बनेगा जिंक सल्फेट जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन होगा। कॉपर का रेड मास डिपॉजिट हो जाएगा बीकर के बॉटम में। हाई बात समझ? पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको क्लियर हो गया। इसी तरह से आगे भी रिएक्शंस कंटिन्यू होंगी। नेक्स्ट है आपका यू कैन राइट डाउन द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर। अब बीकर बी में भी इसी तरह से रिएक्शन हुई है, आप उसे भी कर सकते हैं। पहेली कह रही हैं आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर ए। बीकर ए में जो रिएक्शन हो रही है वो मुझे समझ में आ गई, एंड बी में है वो भी समझ में आ गई, बट लेकिन आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड वाई देयर इज नो चेंज इन बीकर्स CDE। अब CDE में कोई चेंज नहीं आया है, इसमें मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। इसका मतलब पहेली ने मेरी एक्टिविटी नहीं देखी थी जो मैंने एक्सप्लेन करी, तो आपने देखी है, आपको पता होगा कि CDE में रिएक्शन क्यों नहीं हुई। आई बात समझ? अब नेक्स्ट है आपका there could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. Since we do not any change in beaker C, beaker C में हमने कोई change नहीं देखा, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. But why?
When zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker C? ठीक है, जिंक जो है आपका वो कॉपर को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता बीकर सी में, जबकि जिंक ने बीकर ए में कॉपर को रिप्लेस कर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, और यहाँ पर कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव था जिंक से। उल्टा हो गया था। यहाँ पे क्या है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है या आपका आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहाँ पे भी आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, एक मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव मेटल को, लेकिन एक लेस रिएक्टिव मेटल रिप्लेस नहीं कर सकता है मोर रिएक्टिव मेटल को। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आपका। अगर आपको रिएक्शंस क्लियर हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आई बात समझ? तो इसे नोट कर लेना ज़रूर। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ है, रिमेंबर साइंस इज़ नॉट आर्बिट्ररी, यानी साइंस जो है वो मनमानी नहीं है, बिना तर्क के नहीं है। इट फॉलोज डिफाइनाइट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ये कुछ रूल्स फॉलो करती है, डिफाइनाइट रूल्स फॉलो करती है जो कि फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं। एंड द रूल हियर इज़ दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और यहाँ पर रूल ये था कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर और आयरन से। ठीक है, अ मोर रिएक्टिव metal can replace a less reactive metal, but a less reactive one cannot replace a more reactive metal. देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की आपकी डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे कई बार रिपीट किया है। आई होप आपको ये लर्न भी हो गई होगी। Now you can understand why there are no displacement reactions in beakers D and E also. अब आप समझ गए होंगे कि बीकर डी और बीकर ई में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों नहीं हुई थी। ठीक है, ए और बी में रिएक्शन हुई थी, बीकर सी डी ई में आपकी रिएक्शंस नहीं हुई थी। Can you guess the sequence of metals from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? जिंक, आयरन और कॉपर में से क्या आप इसे मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की सीरीज में लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जिंक इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जिंक के बाद आता है आपका आयरन Fe, उसके बाद आता है आपका कॉपर Cu। आई बात समझ? जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद है आयरन और उसके बाद है कॉपर। ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ मेटल्स 4.3। अब नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये बता सकते हैं कि मेटल्स के और नॉन मेटल्स के क्या यूजेस हैं, हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं, क्या नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ यूजेस देख लेते हैं। यू शुड बी एबल टू गैस वाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी। अब आप ये गैस तो कर ही सकते हैं कि मेटल्स मशीनरी में, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में, इंडस्ट्रियल गैजेट्स में, कुकिंग में, यूटेंसिल्स में, वाटर बॉयलर्स में एट्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में मेटल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ ही ऐसी होती हैं कि हमें इन्हें यूज़ करना ही पड़ता है। नॉन मेटल्स को हम रिप्लेस नहीं कर सकते मेटल्स की जगह पे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ ही ऐसी होती हैं। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम इन्हें यूज़ करते हैं। सो यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स। अब आप कुछ नॉन मेटल्स के यूजेस भी जानते होंगे। Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. So number one is non-metal is essential for our life, which all living beings inhale during breathing. ऐसा नॉन मेटल जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, यानी मस्ट टू हैव है, होना ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा, जो कि लिविंग बीइंग इनहेल करते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ऐसा कौन सा नॉन मेटल होता है? ऑक्सीजन। आपका ऑक्सीजन O2 एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हम इनहेल करते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अब नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ऐसा नॉन मेटल बताना है जो कि फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है प्लांट्स की ग्रोथ को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। दैट इज़ नाइट्रोजन एंड फॉस्फरस।
ये दो नॉन मेटल्स हैं जो कि फर्टिलाइजर्स में यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल्स यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए कौन सा नॉन मेटल यूज़ किया जाता है? क्लोरीन, Cl। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। तो इसमें यूज किया जाता है आयोडीन, ठीक है, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। क्रैकर्स में कौन सा नॉन मेटल यूज किया जाता है? सल्फर, ठीक है, ओके। यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। आप अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ और मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, पहेली एक क्वेश्चन पूछ रही है, आई हैव हर्ड दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स। मैंने सुना है कि मैग्नीशियम पेड़ पौधों में पाया जाता है। इन व्हाट फॉर्म इज इट फाउंड इन प्लांट्स। अब वो पूछ रही है कि किस फॉर्म में पाया जाता है। देखिए मैग्नीशियम जो है आपका Mg, ये प्लांट्स में मैग्नीशियम डाइवेलेंट आयंस के फॉर्म में पाया जाता है। मैग्नीशियम डाइवेलेंट आयंस के फॉर्म में पाया जाता है। इसकी डिटेल की ज़रूरत अभी आपको नहीं है। और मैग्नीशियम जो है कि क्लोरोफिल में एज इट्स सेंट्रल एटम प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल में एज इट्स सेंट्रल एटम प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये ग्रीन कलर लीव्स को इम्पार्ट करने में हेल्प करता है। लीव्स में जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उसके सेंट्रल एटम की तरह प्रेजेंट होता है, इसीलिए मैग्नीशियम की वजह से ही वो ग्रीन कलर लीव्स में आता है। आई बात समझ? मैग्नीशियम डाइवेलेंट आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपके भूजों का क्वेश्चन। नाउ द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डिफिशियंसी इन माय बॉडी। डॉक्टर ने भूजों की बॉडी में लोहे की कमी, आयरन की कमी बता दी है। वेयर इज आयरन इन माय बॉडी। अब भूजो पूछ रहा है कि मेरी बॉडी में आयरन कहाँ है भाई। आयरन भूजों के बोन मैरो में प्रेजेंट होगा, मसल टिश्यू में प्रेजेंट होगा, आरबीसीज में प्रेजेंट होगा, ठीक है। आयरन कई जगह पे प्रेजेंट हो सकता है, और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, उसकी डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए भूजो क्या कर सकता है? पालक खा सकता है, जिसकी वजह से उसकी आयरन की कमी दूर हो जाएगी। तो नेक्स्ट है आपकी ये वाली समरी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखती है, और जब आप चैप्टर को पढ़ ही रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से पढ़िए। क्लास 7th में यू हैव लर्न दैट इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि एक केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें नए नए सब्सटेंसेज बनते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन। अब ये मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन की हेल्प से बताती हूँ। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आई बात समझ? जब दो एलिमेंट्स में रिएक्शन होता है तो एक न्यू प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है। इन अ केमिकल रिएक्शन, कार्बन और ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बन गया। दीज सब्सटेंसेज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन। अब रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस थे ये उनसे अलग होगा। यहाँ पे कार्बन था, ऑक्सीजन था, अब नया बन गया आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें केमिकल चेंज होता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट आ जाता है, न्यू सब्सटेंस आ जाता है, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे प्रोडक्ट कहते हैं, और जिन दो चीज़ों में या तीन चीज़ों में रिएक्शन हुआ है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ये क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। तो जिन चीज़ों में रिएक्शन होता है वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, और जो हमारे पास न्यू सब्सटेंस बनकर आता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट। आई बात समझ? ठीक है, क्लियर हो गया? दो चीज़ों में केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल चेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और जिसने रिएक्शन किया वो है रिएक्टेंट, जो नया बनकर आया है, न्यू सब्सटेंस है, प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नाउ if a substance can be broken down further by chemical reaction by cooling, heating or electrolysis is called element। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? अब यहाँ पर कहा गया है किसी भी सब्सटेंस को हम ब्रेक कर देते हैं
किसी भी केमिकल रिएक्शन से, या तो हम उसे कूल करा के ब्रेक कर दें, हीटिंग करा के ब्रेक कर दें, इलेक्ट्रोलाइसिस करा के, एटसेट्रा, कई तरीके होते हैं जिससे हम ब्रेक कर सकते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, एलिमेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक कराना चाहेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बन एलिमेंट है और ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है। अ सल्फर इज एन एलिमेंट, सल्फर भी एक एलिमेंट है। सो इज आयरन, आयरन भी एक एलिमेंट है। कार्बन 2 इज एन एलिमेंट, कार्बन भी एक एलिमेंट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट की जो सबसे ज़्यादा छोटी यूनिट होती है वो होता है उसका एटम। सबसे पहले एटम होते हैं, फिर उसके बाद आता है आपका एलिमेंट, उसके बाद आता है आपका कंपाउंड। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलते हैं तो बनता है एलिमेंट, और जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो बनता है कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये है आपका एक कार्बन एटम, ठीक है। 2 कार्बन एटम्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। जब काफ़ी सारे कार्बन एटम्स मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, एक कार्बन एलिमेंट बनेगा। ये क्या है, कार्बन का एलिमेंट बन गया, ठीक है। और जब कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। आई बात समझ। जब बहुत सारे कार्बन के एलिमेंट मिले तो कार्बन का एलिमेंट बना, और जब कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया हमारे पास। आई बात समझ। एलिमेंट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होता है, एटम्स। आई बात समझ। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम, ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। अब अगर हम इस एलिमेंट को ब्रेक करने की कोशिश करें, जब हम इस एलिमेंट को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास 2 पीसेज आ जाएंगे, और इसमें भी बहुत सारे कार्बन प्रेजेंट होंगे और इसमें भी बहुत सारे कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, यानी 1 पीस ऑफ कार्बन एलिमेंट से हमारे पास आ गए 2 पीसेज ऑफ कार्बन एलिमेंट। है तो ये अभी भी एलिमेंट ही ना, क्योंकि इसमें अभी भी कार्बन ही प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अब आपका बचता है कंपाउंड। यस, तो जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो बन जाता है आपका कंपाउंड। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो आपके पास बनेगा H2O, वाटर, ठीक है। कंपाउंड है ये क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है। इसमें 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये बन गया एक कंपाउंड। इसी तरह से काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हो सकते हैं और छोटे छोटे सिंपल भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली 1 काइंड ऑफ एटम। अगर आप किसी भी एलिमेंट का सैंपल ले लें, फॉर एग्जाम्पल आपने नाइट्रोजन का सैंपल लिया, तो उस नाइट्रोजन के एलिमेंट के सैंपल में सिर्फ नाइट्रोजन के एटम्स ही होंगे, सिर्फ नाइट्रोजन के एटम्स ही होंगे, ठीक है। अगर आपने नाइट्रोजन एलिमेंट का सैंपल लिया है तो उसमें नाइट्रोजन के बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। The atom of an element remains unaffected by physical changes in the element, यानी जो एटम्स होते हैं एलिमेंट के, नाइट्रोजन एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उस पर फिजिकल चेंजेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप इसे ब्रेक करेंगे तो 1 पीस ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट से बन जाएंगे 2 पीसेज ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट, तो फिर भी ये नाइट्रोजन के एलिमेंट ही होंगे, कार्बन के या ऑक्सीजन के नहीं हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। यहाँ पर अब एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि आप यहाँ पर सल्फर के 3 सैंपल्स लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपने सल्फर एस के 3 सैंपल्स लिए हैं। यहाँ पे आपने सॉलिड फॉर्म में लेना है, यहाँ पर आपने लिक्विड फॉर्म में लेना है और यहाँ पर आपने गैशियस फॉर्म में लेना है सल्फर। लेकिन ये तीनों एलिमेंट हैं। क्या है? ये तीनों एलिमेंट हैं सल्फर के, और इन तीनों सल्फर के एलिमेंट्स में अभी भी सल्फर के एटम्स प्रेजेंट होंगे। कोई भी फिजिकल चेंज हो जाए,
या सॉलिड बन जाए, सॉलिड से लिक्विड बन जाए, या लिक्विड से गैस बन जाए, अभी भी उसमें सल्फर के एटम्स प्रेजेंट हैं। यानी फिजिकल चेंजेस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है एक एलिमेंट पर। आई बात समझ? फिजिकल चेंजेस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है एक एलिमेंट पर, सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, या गैस फॉर्म में हो, है तो वो सल्फर के एटम्स ही ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑल्दो वी हैव एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में इनफाइनाइट वैरायटी के सब्सटेंसेस हैं, यानी बहुत तरीके के सब्सटेंसेस हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दीज सब्सटेंसेस आर लिमिटेड। और इन सब्सटेंसेस तो बहुत है हमारे यूनिवर्स में, लेकिन इन सब्सटेंसेस को बनाने वाले एलिमेंट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं वो लिमिटेड है, यानी जो नाइट्रोजन है और सल्फर है, कार्बन है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को मिक्सअप करके ही बहुत सारे सब्सटेंसेस बनते हैं, लेकिन सब्सटेंसेस बहुत सारे हैं, एलिमेंट्स लिमिटेड हैं। अब ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में भी यूज़ होता है, ग्लूकोज बनाने में भी यूज़ होता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट से ज़्यादा नहीं है। एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज़ इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट की मेटल्स और नॉन मेटल्स के टर्म्स में, जिससे हमें पता चलता है कि 94 एलिमेंट से ज़्यादा नहीं है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, और इन 94 एलिमेंट्स में से ज़्यादातर कैसे हैं? मेटल्स हैं। लेस देन 20 आर नॉन, 20 से भी कम हैं आपके नॉन मेटल्स। 94 आपके नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, जिसमें से आपके ज़्यादातर क्या हैं? मोस्टली क्या हैं? आपके मेटल्स हैं, जिसमें 20 से भी कम आपके क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अ फ्यू आर मेटलॉइड्स, उसमें से कुछ हैं जो कि मेटलॉइड्स हैं, विच possesses द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स क्या होते हैं? जिसमें मेटलिक कैरेक्टर्स होते हैं, मेटलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जिसमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, जनरली वो होते हैं नॉन मेटल्स। लेकिन मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, वो होते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है सिलिकन। सिलिकन जो है वो हमारा मेटलॉइड है, बोरोन है, आर्सेनिक है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, एट्सेट्रा। ये आप क्लास 10th में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम कीवर्ड्स को कंप्लीट करेंगे, और चैप्टर की एक और साइड में समरी है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपके NCERT क्वेश्चंस प्लस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे। ओके, थैंक यू।